नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा यानी सामाजिक न्याय किसको कहा जाता है, इसी पर आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी व्यक्तियों के बीच बिना किसी भेदभाव के समानता, अधिकार और अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी जब समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, जब किसी के प्रति जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है, तब उसी को सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना, ताकि एक न्यायपूर्ण, समतावादी और गरिमापूर्ण समाज का निर्माण हो सके। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली किसको कहा जाता है, इसी पर आपको उत्तर देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का वह रूप है जहां कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। यानी जो कार्यपालिका होती है इसमें पूरी तरीके से विधायिका पर निर्भर करती है। विधायिका चाहे तो कार्यपालिका को भंग कर सकती है, सरकार को गिरा सकती है। जो कार्यपालिका होती है पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें राज्य का जो प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति है राज्य का प्रमुख है, वो नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। भारत जो है इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो विधि के शासन पर बल देती है, कानून के शासन पर बल देती है। इसके तहत सरकार की शक्तियां असीमित नहीं होती, बल्कि वे संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित होती हैं। यानी संविधानवाद इस पर बल देता है कि सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं होनी चाहिए, उसको संविधान के द्वारा सीमित और नियंत्रित कर दिया जाना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और शासकों की निरंकुशता पर रोक लगाना है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आदर्शवाद वह राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है जो क्या है कि बजाय क्या होना चाहिए पर बल देती है। यानी राजनीति क्या है इससे मतलब नहीं है, समाज क्या है इससे मतलब नहीं है, समाज कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसा होना चाहिए, इस बात पर आदर्शवाद जो है जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह नैतिक मूल्यों, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सहयोग को प्राथमिकता देती है। इसका मानना है कि युद्धों को रोककर बातचीत और संस्थाओं के माध्यम से एक आदर्श विश्व का निर्माण संभव है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। स्वतंत्रता किसको कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर किसी भी अनुचित बाहरी नियंत्रण या प्रतिबंध का न होना है। यानी जब किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का अनुचित बाहरी नियंत्रण नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र है। यह इसलिए ताकि वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। स्वतंत्रता के 2 पहलू होते हैं, पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। जब बंधनों का पूरी तरीके से अभाव होता है तब उसको कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता वहाँ होता है जहाँ पर जो है किसी प्रकार के नियम होते हैं और नियमों में रह करके व्यक्ति काम करता है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियां होना जिसमें व्यक्ति अपने अधिकारों का वास्तविक उपयोग कर सके। जैसे भारत में क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता तो हमको प्राप्त है, लेकिन हमारी जो स्वतंत्रता है कुछ कानून बना करके उसको सीमित किया गया है, इसको सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं।
खंड ब है, इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। राज्य की उत्पत्ति की जो दैवीय सिद्धांत है, पहला सिद्धांत माना जाता है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, इसी सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन राजनीतिक विचार है। इसके अनुसार राज्य जो है ये कोई मानवीय संस्था नहीं है, बल्कि इसका निर्माण ईश्वर ने लोक कल्याण और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया हुआ है। यानी राज्य जो है ईश्वर के द्वारा निर्मित है, यह सिद्धांत मानता है। अब देख लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। इसकी पहली मान्यता है ईश्वर का साक्षात प्रतिरूप, यानी राजा जो होता है वो ईश्वर का साक्षात प्रतिरूप होता है। राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का जीवंत अंश या दूत माना जाता है। वह आम इंसान नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त होता है, ये पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता है दिव्य अधिकार राजा को प्राप्त होते हैं। शासक की सत्ता का स्रोत जनता की सहमति नहीं होती बल्कि परमात्मा की इच्छा है। राजा जो है परमात्मा की इच्छा से शासन करता है, इसलिए राजा के पास शासन करने का निरंकुश और असीमित अधिकार होता है, ऐसा यह सिद्धांत मानता है। अगली जो मान्यता है वो है केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेही। राजा की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती है, केवल ईश्वर के प्रति होती है। राजा अपने किसी भी कार्य के लिए जनता, न्यायालय या कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेह है, इसलिए राजा को निरंकुश भी होना चाहिए। चौथा देख लेते हैं। चौथा है आज्ञा पालन परम धर्म, यानी राजा का आज्ञा पालन करना परम धर्म माना गया है। राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य है। राजा का विरोध करना साक्षात ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह या पाप माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है राजतंत्र और वंशानुगत नियम। राजा का पद जो होता है पवित्र होता है और सत्ता स्वतः ही उसके उत्तराधिकारी यानी पुत्र को मिलती है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि यद्यपि आधुनिक लोकतंत्र और वैज्ञानिक युग में यह सिद्धांत पूरी तरीके से अमान्य है, परंतु ऐतिहासिक रूप से इसका महत्व इस बात में है कि इसने अराजक काल में धर्म और भय के माध्यम से समाज में राजनीतिक अनुशासन और शांति स्थापित की। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता के विरुद्ध बहुलवादी तर्क की विवेचना कीजिए, यानी संप्रभुता के विरुद्ध बहुलवादियों ने क्या तर्क दिया हुआ है, उन्हीं तर्कों की आपको विवेचना यहाँ पर करनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संप्रभुता का पारंपरिक सिद्धांत राज्य को सर्वोच्च और असीमित शक्ति जो है प्रदान करता है। यानी संप्रभुता का जो पारंपरिक सिद्धांत है वो मानता है कि राज्य के पास जो है सर्वोच्च शक्ति है, असीमित शक्ति उसको प्राप्त है। इसके विपरीत बहुलवाद यह मानता है कि संप्रभुता केवल राज्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज में राज्य की तरह कई अन्य महत्वपूर्ण संगठन भी मौजूद हैं। यानी जो संप्रभुता है वो लोगों में बटा हुआ होना चाहिए, केवल राज्य के पास केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि बहुलवादी विचारकों ने कौन कौन से मुख्य तर्क दिए हैं संप्रभुता के विरुद्ध। तो पहला तर्क है समाज का संघात्मक स्वरूप, यानी समाज का जो स्वरूप है वो संघात्मक है, एकात्मक नहीं है कि केवल राज्य है। समाज में केवल राज्य नहीं होता है बल्कि अनेक धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संघों जैसे परिवार हो गया, चर्च हो गया, श्रमिक संघ हो गया, इन सभी से मिल करके राज्य जो है बना हुआ है। इसलिए सत्ता भी विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास, राजा के पास या सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। यानी संप्रभुता केवल राज्य में ही नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक संगठन को संप्रभुता मिलनी चाहिए। दूसरा जो तर्क है वह राज्य भी एक संगठन मात्र है। बहुलवादियों के अनुसार राज्य अन्य सामाजिक संगठनों की तरह ही एक संगठन है, बस उसका कार्य क्षेत्र थोड़ा व्यापक है, इसलिए उसे विशिष्ट या असीमित संप्रभुता नहीं दी जा सकती है। अगला है कानून राज्य से ऊपर, यानी राज्य से ऊपर क्या है, कानून है। कानून राज्य की इच्छा से नहीं बनते बल्कि समाज की आवश्यकताओं और रीति रिवाजों से पैदा होता है। राज्य कानून का निर्माता नहीं बल्कि उसका रक्षक है। अगला जो तर्क बहुलवादियों ने दिया है वो है अंतरराष्ट्रीयता का तर्क।
आधुनिक युग में वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कारण किसी भी राज्य की आंतरिक और बाहरी संप्रभुता पूरी तरह निरंकुश नहीं हो सकती। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि बहुलवाद संप्रभुता के एकलवादी और निरंकुश रूप का खंडन करता है। इसका मानना है कि मानवीय विकास और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संप्रभुता का राज्य और अन्य सामाजिक संस्थाओं के बीच विभाजन होना अनिवार्य है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उत्तर व्यवहारवाद में कौन कौन सी मुख्य विशेषता पाई जाती है, इसी के बारे में लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान का एक आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण है, जिसका नेतृत्व 1969 में डेविड स्टन ने किया था। यह व्यवहारवाद की अत्यधिक तकनीकी जटिलता और तटस्थता के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति थी, जो राजनीति विज्ञान को समाज के लिए प्रासंगिक बनाने पर बल देती है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं इसमें पाई जाती है। पहली विशेषता है तकनीकी से पहले सार, तकनीकी से पहले विषय को जानना है। शोध के लिए वैज्ञानिक उपकरणों या तकनीकी को अपनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अध्ययन का जो विषय है उस समाज के लिए कितना प्रासंगिक है। तो पहला इसकी विशेषता है तकनीकी के पहले सार या विषय। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल, यानी इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। यह दृष्टिकोण यथास्थिति का विरोध करता है और समाज के कल्याण के लिए प्रगतिशील व आवश्यक परिवर्तनों का समर्थन करता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरी विशेषता है समस्याओं का विश्वसनीय निदान, यानी इसके द्वारा समस्याओं के विश्वसनीय निदान में विश्वास किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य समकालीन वैश्विक संकट जैसे युद्ध हो गया, गरीबी हो गया, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया, इसका व्यवहारिक समाधान खोजना है। चौथी जो विशेषता है वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवाद के विपरीत यह मानता है कि राजनीति विज्ञान पूरी तरीके से मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। मानवीय मूल्यों जैसे न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया के बिना ज्ञान जो है निरर्थक है, यानी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। पांचवी विशेषता है बुद्धिजीवियों की सामाजिक भूमिका, यानी बुद्धिजीवियों की भी समाज में सामाजिक भूमिका होती है। राजनीतिक वैज्ञानिकों को केवल बंद कमरों में शोध नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज के रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। छठा जो विशेषता है वह है कर्मनिष्ठ विज्ञान। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल जानना नहीं, बल्कि समाज को सुधारने के लिए व्यवहारिक रूप से कार्य करना है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को कोरे सैद्धांतिक अध्ययन से बाहर निकालकर उसे प्रासंगिकता और क्रिया से जोड़ा, जिससे यह विषय मानव समाज के लिए अधिक उपयोगी बन सका। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम जो है 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अंग्रेज विधिशास्त्री जॉन ऑस्टिन ने 1832 में अपनी प्रकाशित पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के एकलवादी या कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन का यह सिद्धांत संप्रभुता का सबसे सुस्पष्ट, तार्किक और कानूनी विवेचन माना जाता है। हाब्स और बोदा के विचारों से प्रभावित होकर ऑस्टिन ने संप्रभुता को राज्य का सबसे अनिवार्य और सर्वोच्च तत्व माना है। अब देख लेते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली जो विशेषता है, संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति या समूह में निहित है। संप्रभु कोई अदृश्य या अमूर्त शक्ति नहीं है। यह समाज में एक निश्चित जीता जागता मानव श्रेष्ठ होता है, जिसे स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। यानी जो संप्रभुता होता है वो किसी व्यक्ति में निहित होता है या व्यक्तियों के समूह में निहित होता है, जिसको हम जान सकते हैं कि संप्रभुता किसके भीतर जो है स्थित है। दूसरी विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है संप्रभु की शक्ति असीमित और सर्वोच्च है, यानी उसके शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य के भीतर संप्रभु की शक्ति पर आंतरिक या बाह्य रूप से कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। वह सभी नागरिकों और संगठनों से ऊपर होता है। उसके संप्रभुता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। तीसरी विशेषता है कानून संप्रभु का आदेश है। संप्रभुता जिसके भीतर निहित है वो संप्रभु है और संप्रभु का आदेश ही क्या है, कानून है। ऑस्टिन के अनुसार कानून कोई रीति रिवाज या नैतिक नियम नहीं, बल्कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का अधिकार संप्रभु के पास होता है। अगली जो विशेषता है वो है संप्रभुता अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। राज्य में केवल एक ही संप्रभु हो सकता है, संप्रभुता जो है एक ही व्यक्ति के भीतर निहित हो सकती है या एक ग्रुप के भीतर निहित हो सकती है। यदि संप्रभुता का विभाजन किया जाएगा तो एक से अधिक राज्यों का निर्माण हो जाएगा, यानी जो राज्य होगा वो टूट जाएगा। पांचवी विशेषता है आज्ञा पालन की स्वाभाविकता। समाज का एक बड़ा हिस्सा किसी डर के कारण नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से संप्रभु के आदेशों का पालन करने का आदी होता है, ऐसा जो है इनका मानना है। अब देख लेते हैं कि सिद्धांत की जो आलोचना है वो किन आधारों पर किया जाता है। आलोचना करने का जो पहला बिंदु है वो है लोकप्रिय संप्रभुता की उपेक्षा, यानी इनके द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता की उपेक्षा किया गया है। सन हेनरी मैन के अनुसार इतिहास में कभी भी ऐसी निरंकुश सत्ता नहीं रही। ऑस्टिन ने जनता की शक्ति यानी लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता जैसे मतदाता की उपेक्षा की है, इनके द्वारा जो है इसकी उपेक्षा किया गया है। दूसरा जो आधार है आलोचना का वो है रीति रिवाजों का महत्व कम आंकना। समाज में कई कानून जो है परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं जिन्हें संप्रभु ने नहीं बनाया होता है, इसलिए रीति रिवाजों का भी समाज में महत्व होता है, राज्य में भी महत्व होता है, इसको इसमें कमतर जो है आंका गया है। इसके आधार पर भी आलोचना इस सिद्धांत का किया जाता है। तीसरा जो आधार है वो है बहुलवादी आपत्ति। लास्की और मैकाइबर जैसे बहुलवादियों का तर्क है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, राज्य की तरह समाज के अन्य संघ भी अपनी श्रेणियों में स्वतंत्र और महत्वपूर्ण हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद कानूनी दृष्टिकोण से यह सिद्धांत आज भी बेजोड़ है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य के भीतर कानून को लागू करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अंतिम सर्वोच्च और बाध्यकारी वैधानिक शक्ति का होना अनिवार्य है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य के उत्पत्ति के यहाँ मार्क्सवादी कर लीजिएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो राज्य के उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत आपको बताने हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राज्य के उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत अन्य पारंपरिक सिद्धांतों जैसे दैवी सिद्धांत हो गया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो गया, इससे पूरी तरीके से भिन्न है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और लेनिन जैसे विचारकों ने राज्य को कोई पवित्र, नैतिक या जन कल्याणकारी संस्था नहीं माना है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो ईश्वर ने की है और न ही यह समाज के सभी लोगों के सहमति का परिणाम है, यानी समाज के सहमति का भी परिणाम यह नहीं है, बल्कि यह समाज के आर्थिक विकास के एक विशेष चरण में वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष के कारण पैदा हुई एक कृत्रिम संस्था है। यानी राज्य का जो उद्भव हुआ है वो वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ है और यह एक कृत्रिम संस्था है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। अब देख लेते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एंगल्स ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में इस सिद्धांत का विस्तृत विवरण दिया है। इस सिद्धांत के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला है निजी संपत्ति और वर्ग विभाजन। इसमें माना जाता है कि आदिम साम्यवादी युग में कोई राज्य नहीं था क्योंकि तब निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, सभी का संसाधनों पर समान अधिकार था। लेकिन जैसे ही समाज में उत्पादन के साधनों पर कुछ शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण हुआ तो समाज जो है दो विरोधी वर्गों में बंट गया। एक हो गया शोषक वर्ग जो अमीर वर्ग था, दूसरा हो गया शोषित वर्ग जो गरीब वर्ग था। यानी जैसे ही निजी संपत्ति का उदय होता है समाज दो वर्गों में बंट जाता है। दूसरी विशेषता है वर्ग हितों की अवांछनीयता। मार्क्सवाद के अनुसार इन दोनों वर्गों के हित आपस में कभी नहीं मिलते, कभी एक जैसे इनके हित नहीं होते हैं। शोषक वर्ग हमेशा शोषित वर्ग का शोषण करना चाहता है। इस वर्ग संघर्ष के कारण समाज में विद्रोह न भड़के और शोषक वर्ग का नियंत्रण बना रहे, इसी आवश्यकता ने राज्य को जन्म दिया ताकि जो है विद्रोह को दबाया जा सकेगा और विद्रोह को पहले ही उभरने से पहले ही कुचला जा सकेगा। तीसरी जो विशेषता है राज्य एक शोषण का उपकरण है। मार्क्सवादी दर्शन में राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है, यह बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग के हाथों की कठपुतली है। राज्य की सेना, पुलिस, न्यायालय और कानून केवल अमीर वर्ग के हितों की रक्षा करने और गरीब मजदूर वर्ग के विद्रोह को दबाने का काम करते हैं। चौथा है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व।
पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए मार्क्स ने हिंसक क्रांति की बात कही। इस क्रांति के बाद संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग यानी जो मजदूर वर्ग होगा उसका अधिनायकत्व स्थापित होगा, जहां उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा और धीरे धीरे वर्ग भेद जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। अंत में जो है राज्य का विलोपन हो जाएगा। मार्क्सवादी सिद्धांत का जो अंतिम लक्ष्य है वो है एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्स का मानना था कि जब समाज में कोई वर्ग ही नहीं होगा तो किसी के शोषण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, और जब किसी के शोषण की आवश्यकता नहीं रहेगी तो राज्य भी नहीं रहेगा। जब वर्ग नहीं होगा तो वर्ग हितों की रक्षा करने वाले उपकरण यानी कि राज्य की भी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में राज्य जो होगा वो धीरे धीरे स्वतः लुप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक भलाई नहीं बल्कि एक आवश्यक बुराई मानता है और वर्गीय दमन का साधन मानता है। यद्यपि आलोचक इसे अत्यधिक आर्थिक नियतिवाद और हिंसक विचारों पर आधारित मानते हैं, फिर भी इस सिद्धांत ने राजनीति विज्ञान को यह समझने में एक नई दृष्टि दी है कि कैसे आर्थिक शक्तियां राजनीतिक और कानूनी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।